हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने झारखंड के इतिहास के विषय में बनाया है। पहला जो बाबर हुमायूं के समय में झारखंड में क्या हुआ था, उसके साथ शेर खां भी था। और दूसरा जो वीडियो था अकबर काल में झारखंड में क्या परिवर्तन आई थी, उस विषय में उस टॉपिक पे वीडियो बना था। और आज मैं बना रहा हूँ जहांगीर के शासनकाल में झारखंड में हुए बदलाव का। तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी में, वो उसकी आत्मकथा है। उस पुस्तक के आधार पर आपको जहांगीर के समय में झारखंड में क्या क्या परिवर्तनें आई थी उस विषय में लिखा गया है। तो उसमें बताया गया है कि झारखंड की नदियों में हीरे की प्राप्ति होती है और हीरे निकालने की विधि का भी वर्णन है। और आपका फिर और भी कहा गया कि छोटा नागपुर में सोने की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे तभी क्षेत्रीय राजवंश के लोग थे झारखंड में, और उसे कहा जाता था जमींदार ए खान आलम। जमींदार ए खान आलम हीरे खान का मालिक कहा जाता था। और जितने भी नागवंशी शासक थे उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता था उस समय। और आपका एक जो ईब और शंख नदी है उसमें हीरे की प्राप्ति होती है। अबुल फजल का एक बुक है अकबरनामा, उसमें लिखा गया है कि ईब और शंख नदी में हीरे की प्राप्ति होती है। और उस समय क्या होता है कि परिस्थितियाँ हमेशा पहले के समान ही होती है। क्या होती है कि जब भी राजा जब बदलते हैं तो इस जगह में जो झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय राजवंश थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। फिर उस मुग़ल काल के जो भी राजा होते हैं, शासक होते हैं, उनके दबाव पड़ता है तो फिर ये अपने आप को फिर शासक जो है उस पर निर्भर होते हैं, मुग़ल शासक पर। तो ये जो ड्रामा चलते रहता था। तो जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय दुर्जनशाल नागवंश का शासक था। और नागवंश उस समय जब सबसे बड़ा क्षेत्रीय राजवंश था। तो दुर्जनशाल उस समय शासक था। और जब ये अपने आप को क्या करते हैं, दुर्जनशाल टैक्स देने से मना कर देते हैं, टैक्स देने से मना कर देते हैं। इससे पहले उनकी जो पिता थे मधुकरण शाह, वो तो अकबर को टैक्स देते थे। और जो उनकी सेनाएं थी उस पर भी जब समय पड़ने पर उसका मदद करते थे। लेकिन ये जो दुर्जनशाल होते हैं, दुर्जनशाल मधुकरण शाह के जो पुत्र होते हैं वो इस टैक्स देने से भी मना कर देते हैं और जहांगीर को हाथी भी देने से मना करते हैं। तो उस जगह से जहांगीर ने फरमान करते हैं कि पटना के सूबेदार, उस समय पटना का सूबेदार कौन रहता है, जफ़र खान। जफ़र खान पटना का सूबेदार था। तो वो यहाँ पे दुर्जनशाल के पास आते हैं, लेकिन जो वो रहते हैं जफ़र खान, वो दुर्जनशाल से हार जाते हैं। अब उसके जगह में फिर सूबेदार बनते हैं इब्राहिम खान, उसको भेजा जाता है। लेकिन इब्राहिम खान से दुर्जनशाल हार जाते हैं और समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इब्राहिम खान मानता नहीं है, समझौता को कोई भी नहीं मानता है और उसे बंदी बना लेता है और पूरे परिवार के साथ उसे ग्वालियर ले जाता है। और ग्वालियर में उसे 12 वर्षों की सज़ा होती है। और लेकिन इस बीच में ये घटना घटती है कि वहाँ पर एक बार हीरे की परख करना रहता है। तो उस समय कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाता है। उस समय दुर्जनशाल को बुलाया जाता है और वो हीरे की परख कर लेता है। और इस पर आपका जहांगीर खुश हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और इस बीच में जब दुर्जनशाल की हार होती है तो उस समय यहाँ से बहुत से हीरे ले जाते हैं दुर्जनशाल और 23 एलिफेंट, 23 हाथी को भी यहाँ से वो
भेंट करते हैं जहांगीर को। जहांगीर बहुत खुश होते हैं और अपनी जो सिपाही रहते हैं जितने भी, और जो इब्राहिम खान है उसको भी पदवी देते हैं, और उसको पदवी देते हैं फार खान की, फात जंग की उपाधि देते हैं, फात जंग की उपाधि देते हैं। और इस प्रकार अब तो हीरे का जो पहचान कर लेते हैं वो दुर्जनशाल, अब उसको मुक्त कर दिया जाता है और बदले में उससे एक ही बात बोला जाता है कि आप टैक्स देते रहिए। तो वो कितना मालगुजारी देने के लिए ये होते हैं, 6000 मालगुजारी सालाना देने के लिए, और उसको शाह की उपाधि दी जाती है, शाह की उपाधि दी जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है। और दुर्जनशाल मान जाते हैं कि हम आपको 6000 सालाना मालगुजारी देंगे। अब यहाँ से जो मुंडा मानकी का सिस्टम था चेंज होने लगता है, राज आपका नागवंशी का। वो आते हैं खोखरा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने राजधानी को परिवर्तन करते हैं। वो खोखरा से कहाँ ले जाते हैं, आपका दोईसा। दोईसा देखिएगा, दोईसा का किला है, वहाँ पर जो भी किला है उसमें पूरा मुग़लों की छाप दिखती है। और ये जो दोईसा उस इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो 3 और पहाड़ों से घिरा था और एक और दक्षिणी कोयल नदी था। तो इस प्रकार वो अपना मालगुजारी भी देते रहते हैं और ये काम जहांगीर के अधीन में ही काम करते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। तो इस प्रकार अब नागवंशी पर यही प्रभाव पड़ता है। और अब होता है चेरों का। चेरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब उस समय आप महारत चेरो तो किसके शासनकाल में थे, आपका शेरशाह के समय में हुआ था। फिर आपका भागवत चेरो आपका अकबर के शासनकाल में। अब कौन सा है, अनंत चेरो। अनंत चेरो, ये अनंत चेरो जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और उस समय 1607 ईस्वी में अफजल खान को बिहार का सूबेदार बनाया जाता। अफजल खान वही हैं आपका अबुल फजल, अबुल फजल का पुत्र कौन है, अफजल खान। अफजल खान को सूबेदार बनाया जाता है। और अनंत चेरो शक्तिशाली था, उसने जो चीटी रोड है, आज चीटी रोड का बारे आप जानते होंगे, जो शेरशाह ने बनवाया था, वो आपका चिरकुंडा से चौपारण तक का अभी रोड है हम लोग के झारखंड में, चिरकुंडा से चौपारण तक, उस पर ये अनंत चेरो अधिकार कर लेते हैं। और वो जो रोड था सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, किसके लिए, मुग़ल सेना के लिए। मुग़ल सेना वहीं से आना जाना करती थी और बिहार बंगाल में नियंत्रण रखती थी, और हम लोग का झारखंड में भी, तो कोकरा में भी मेरा मतलब है। तो फिर अब क्या होता है, अब नियंत्रण कर लेते हैं, इसलिए उसे सड़क ए आजम कहा जाता है। सड़क ए आजम कौन है, अनंत चेरो। और उस समय ये जो अफजल खान के साथ युद्ध होता है तो वो हारते नहीं हैं, लेकिन उन्हें कुछ बीमारी हो जाती है, असाध्य रोग, और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अनंत चेरो की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहगल, आपका सहबल चेरो को राजा बनाया जाता है। लेकिन सहबल चेरो पहले अटैक से भाग जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने पर अफजल खां उसे जहांगीर के दरबार में पेश करता है। अब सहबल जो चेरो था वो बहुत ही हष्टपुष्ट शक्तिशाली था, तो जहांगीर उसे देखते हैं, और देखते हैं तो बहुत ही बॉडी बिल्डर है, तो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम बाघ से लड़ते हो और बाघ को हरा देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और बहुत ही भीषण युद्ध होता है बाघ और सहबल चेरो के बीच में, लेकिन इंसान जानवर तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सहबल चेरो की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार चेर जो पलामू में भी मुग़लों का पूरा अधिकार हो जाता है। और अब चेरों पर भी मुग़लों का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। अब बच जाता है कि मानभूम एरिया में क्या प्रभाव पड़ा। मानभूम जो क्षेत्रीय राजवंश, उसमें कौन था, पंचेत के गोवंशीय। पहले धनबाद और बीरभूम वही बंगाल हो गया, पुराना मानभूम था। मानभूम किसको कहते थे, धनबाद और जो बीरभूम को मिला करके पंचेत के में गोवंशीय
राजा लोग शासन करते थे, उनके जो पताका मतलब झंडा रहती थी उसमें गाय का पूंछ बना रहता था, उसका प्रतीक चिन्ह था उन लोग का। और पंचायत में गोवंशी और विष्णुपुर ये दोनों मिला करके वो जगह था। तो गोवंशी राजा कौन रहते हैं? वीर हमीर। वीर हमीर, आपका वीर हमीर को पटना के सूबेदार अफजल खां हार जाता है और पंचायत और विष्णुपुर को अपने में मिला लेता है। इस प्रकार जो मानभूम एरिया भी रहता है वो मुगलों के अधीन पूरी तरह हो जाता है। लेकिन एक जगह है जो पोड़ाहाट सिंहवंश, वहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या क्या जहांगीर काल में झारखंड में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो तुजुक ए जहांगीरी जो आत्मकथा है आपका बाबर का, उससे हम लोग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ज़मींदार ए खान आलम किसे कहा जाता था? आपका नागवंशियों को। और ईब और शंख नदी में भी आपका हीरे की प्राप्ति होती है। तुजुक ए जहांगीरी में भी कहा गया है कि हीरे की प्राप्ति होती है नदियों में, और हीरे निकालने की विधि का भी वर्णन है। नागवंश के शासक दुर्जन साल के विषय में भी हमने अध्ययन किया और वो 6000 मालगुजारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे शाह की उपाधि दिया जाता है और उसमें उन मुगलों की अधीनता को भी स्वीकार कर लेते हैं। और उसके बाद चेरों का प्रभाव में अनंत चेरों के विषय में भी हमने अध्ययन किया, और जो अनंत चेरो था वो भी मुगलों के अधीन आ जाते हैं। अनंत चेरों को सड़क के आजम कहा जाता है और उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड पर अधिकार कर लिया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस था किसके लिए? मुगलों की सेना के लिए। और अनंत चेरो की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे असाध्य रोग हो जाता है, और उनके पुत्र सहबल चेरो को राजगद्दी प्राप्त होती है। लेकिन वो जब अटैक होता है तो गद्दी छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन बीच रास्ता में वो पकड़ा जाते हैं और उसे जहांगीर के दरबार में पेश किया जाता है और उसे बाघ से लड़ाया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यही घटना थी। और अब हम लोग एक और घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जहांगीर की पत्नी रहती है नूरजहां। तो जो जहांगीर रहते हैं, नूरजहां के हाथ की कठपुतली रहते हैं। नूरजहां कौन है? उनकी पत्नी है। तो जहांगीर जो उससे विवाह करते हैं, तो जो नूरजहां है उसका पति जो रहता है उसका नाम शेर अफगान रहता है। शेर अफगान। उसे मौत की घाट उतारने के बाद ही वो शादी विवाह करते हैं, मेरा मतलब है। और जिसके कारण जो नूरजहां रहती है वो हमेशा क्रोधित रहती है और हमेशा चाल चलते रहती है कैसे हम मुग़ल साम्राज्य को ध्वस्त करें। तो और जितने भी हायर पोस्ट है, जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, वो अपने ही जो भाई भतीजा उन लोग को दिलवाते हैं और प्रत्येक बार जहांगीर आसानी से मान लेते हैं। और ये जो खुर्रम है, शाहजहां का पहले तो नाम रहता खुर्रम, उसे भी वो राजा बनने नहीं देना चाहती है, जिसके कारण आपका खुर्रम और जहांगीर के बीच में मतभेद हो जाता है। और एक बार वो जब राजमहल आए रहते हैं, तो राजमहल उस समय बंगाल की राजधानी रहती है। इससे पहले जिक्र हो चुका है, सबसे पहले बंगाल की राजधानी गौंड रहती है, लेकिन जो मानसी को बहुत पसंद आता है वो जगह राजमहल, और राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ ले आते हैं? राजमहल। वहाँ पर वो किसकी हत्या कर देते हैं? इब्राहिम खान की। इब्राहिम खान जो है नूरजहां का भाई रहता है, उसकी हत्या कर देते हैं और वहाँ पर वो जो बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और उसका अपने आप को राजा कह देते हैं, बोल देते हैं। और इस प्रकार वो खुर्रम विद्रोह कर देता है, किसके विरुद्ध में? जहांगीर के विरोध में। अब
लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और फिर जहांगीर और खुर्रम के बीच में समझौता हो जाता है। तो इतना ही है जहांगीर के शासनकाल में झारखंड में जो प्रभाव हुआ था, इतना ही है।